इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी जो है वो एक टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो दूसरी लाइन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है दैट इज़ रिगार्डिंग जनरल ज्योग्राफी। तो जनरल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होती है। तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो बहुत बार आईएएस में भी क्वेश्चंस आए हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि व्हाट्स इकोलॉजी, ठीक है। इसी तरह की जो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी वो एक सब्जेक्ट है, वो एक वास्ट सिलेबस है, उसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करता हूँ दैट इज कॉल्ड जनरल ज्योग्राफी। तो अगर मैं स्टार्टिंग से करता हूँ कि ज्योग्राफी जो है, अगर मैं इसका एटिमोलॉजिकल या लिटरल मीनिंग देखूँ तो ज्योग्राफी का क्या मतलब है, ठीक है भाई। तो ज्योग्राफी जो है हमने इसको ग्रीक टर्म से डिराइव किया है, ग्रीक। तो ग्रीक टर्म क्या है, एक है जियो प्लस ग्रेफाइन, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं जिससे हमें ज्योग्राफी बना हुआ है, ठीक है भाई। तो जियो का क्या मतलब है और ग्रेफाइन का क्या मतलब है। जियो का मतलब है अर्थ और ग्रेफाइन का मतलब है डिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई। तो जियो तो हमें समझ में आया कि जियो व्हाट इज ऑल अबाउट अर्थ जिस पर हम रहते हैं। व्हाट इज ग्रेफाइन देन, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है डिटेल्ड स्टडी ऑफ अर्थ, डिटेल्ड स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है भाई। तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ अर्थ के क्या माने हैं कि डिस्क्रिप्शन का मतलब है डिटेल, तो डिटेल का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप एक इंसान के बारे में, फॉर एग्जांपल आपको कोई किसी इंसान के बारे में आप जानते हो कि ये कहाँ से है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्या करता है क्या नहीं करता, इसने किस स्कूल से पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है और आज क्या कर रहा है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो हम एक इंसान के बारे में हर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह जब आप एक इंसान के बारे में हर किसी चीज़ के बारे में जानते हो तो उसी तरह आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है किसके बारे में, अर्थ के बारे में। तो जिस तरह आप एक इंसान के बारे में इसकी प्रॉपर्टी, उसकी अपीयरेंस, उसकी जो बैंक बैलेंस, हाँ कहाँ से आया है, क्या करता है क्या नहीं करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसी तरह आपको अर्थ के बारे में हर किसी फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ना है। तो हर कोई फिजिकल फीचर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल आई कैन से फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, ठीक है भाई। माउंटेन्स क्या है, देन प्लेट्यूज, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वॉल्केनोज, आइलैंड्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा, ठीक है भाई। तो हर किसी फिजिकल फीचर के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद दिस माउंटेन एंड प्लेटू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू। जो माउंटेन है वो भी अपलैंड है और जो प्लेटू है वो भी अपलैंड है, तो फिर डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो माउंटेन है वो ऐसे होता है और जो प्लेटू है वो भी अपलैंड है, ठीक है भाई, वो भी अपलैंड है। ये भी ऊपर की तरह होता है और ये भी ऊपर की तरह होता है, देन व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इन द व्हाट वी कॉल एज शेप। जो इसकी शेप है वो इस जैसी नहीं है, जो इसकी शेप है वो इस जैसे नहीं है। तो यहाँ की जो माउंटेन है उसकी शेप जो है एट द टॉप दैट्स कून, लेकिन जो इसकी शेप है जिसको हम प्लेटू कहते हैं उसकी शेप जो टॉप पर है वो है फ्लैट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो माउंटेन उसको हम कहते हैं जिसको कून शेप्ड होगा, ये भी अपलैंड है, ये भी अपलैंड है, लेकिन इसको हम प्लेटू कहते हैं। क्यों कहते हैं प्लेटू, क्योंकि इसका टॉप जो है दैट इज फ्लैट। जो प्लेन एरिया होगा ऊपर नीचे से ऊपर की तरह होगा, स्टीप होगा, दोनों साइड स्टीप वॉल्स होंगे, तो ऊपर ये फ्लैट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटू। लेकिन जो ऊपर की तरह होगा लेकिन उसका जो टॉप होगा वो कौन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माउंटेन कहते हैं। ओके देन अगर हम कहते हैं कि व्हाट्स द क्राइटेरिया कि किस को हम कहेंगे इट्स अ प्लेटू, तो किस को हम कहेंगे प्लेटू। बहुत सारे जोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि 500 मीटर जिसकी हाइट होगी उसको हम कहेंगे प्लेटू। लेकिन जो जनरल जो एक्सेप्टेबल माना गया है उन्होंने कहा कि 300 मीटर जिसकी हाइट होगी प्लस उसका टॉप फ्लैट होगा तो उसको हम कहते हैं प्लेटू, ठीक है भाई। उसके बाद प्लेन्स,
तो प्लेन्स आप जानते हो जो प्लेन एरिया होगा, लेकिन बिल्कुल प्लेन तो नहीं होता है, लेकिन प्लेन जैसा होता नहीं, प्लेन एरिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप घर में बैठे हो तो जहाँ पर आप बैठे हो अंदर रूम में, तो वो बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन वैसे ही बराबर प्लेन तो आपको बाहर नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो प्लेन ही होगा। उसके बाद वॉल्केनोज हैं, आतिशफशा पहाड़, उसके बाद आइलैंड्स हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आइलैंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। लेकिन मेरा एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर आपने मैप पर देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज ऑल्सो ए पीस ऑफ लैंड एंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, लेकिन बट वी डोंट कॉल ऑस्ट्रेलिया एज एन आइलैंड, बट वी कॉल ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट। तो आप किसको कहोगे आइलैंड और किसको कहोगे कॉन्टिनेंट? तो हम कहते हैं जो आइलैंड होता है, जो हमें आगे पढ़ना है डिटेल में, तो आइलैंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, याद रखना। जिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा, यानी ऐसे करके स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा, उसको चारों तरह से पानी ने घेर लिया होगा या बाउंड किया होगा, उसको हम कहते हैं आइलैंड। से फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इज एन आइलैंड, से फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स इज एन आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड्स हैं, ओके। तो इसके अलावा क्या है कि अगर मैं ये भी कहूँगा कि जो मैंने ये भी एग्जाम्पल दी थी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आइलैंड नहीं, जबकि चारों तरफ से पानी ने घेर लिया होगा। तो बेस्ट वे टू डिफाइन आइलैंड इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। लेकिन अभी तो हम अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बिग पीस ऑफ लैंड है। दिस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? जमीन है, इसको भी चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है, लेकिन वी डोंट कॉल ऑस्ट्रेलिया एज एन आइलैंड, बट वी कॉल इट एज ए कॉन्टिनेंट। तो फिर कॉन्टिनेंट क्या होता है? ठीक है भाई, तो फिर कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट का मतलब है a large mass of land, ठीक है भाई। a large mass of land को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो किस तरह हम कहेंगे नहीं जी ये वाला कॉन्टिनेंट है, नहीं जी ये वाला क्या है कि ये वाला आइलैंड है। तो सबसे बेस्ट वे टू डिफाइन कॉन्टिनेंट इज लैंड मास जो होगी, लैंड मास separated by an ocean। अगर कोई भी लैंड मास होगी जिसको ओशन ने सेपरेट किया होगा, तो वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ठीक है, उस सारे को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। अब देखो जैसे कि साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, दोनों आपस में दूर हैं, तो दोनों आपस में दूर हैं, तो किसने सेपरेट किए हैं? एक ओशन ने सेपरेट किए हैं, इसलिए हम दोनों को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अलग किससे है? बिकॉज ऑफ ओशन। तो जो भी मास ऑफ लैंड, चाहे वो कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, तो उसको क्या है कि उसको एक ओशन ने सेपरेट किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है भाई। उसके बाद सी है और ओशन है, सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों वाटर बॉडीज हैं, तो किसको हम कहेंगे? सी, और किसको हम कहेंगे? ओशन। सी क्या होता है? ये होता है लार्ज वाटर बॉडी। सिंपली है, हम अगर हम ऐसे हम उसको समझाएंगे कि सी होता क्या है? सी क्या होता है और ओशन क्या होता है? देखो भाई, सी देन वी हैव ओशन। सी को हम अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है भाई। तो जो सी होगा उसको क्या कहते हैं? लार्ज वाटर बॉडी। तो फिर ओशन किसको कहेंगे? ओशन को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है भाई। तो अब हम क्या कहेंगे? देखो भाई, जो ओशन होता है और जो सी होता है इसको बाउंड्री होती है, ठीक है, पास में ही इसको इमीडिएटली बाउंड्री होगी, यानी लैंड मास होगा। जो ओशन होता है इसको पास में कहीं नहीं बाउंड्री होती है, तो ये बहुत वाइड होता है। तो जो बहुत वाइड होगा जिसको इमीडिएटली बाउंड्री नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अटलांटिक ओशन, यहाँ से मैं बोलूँ अरेबियन सी जो है इसको इमीडिएटली बाउंड्री है, यहाँ से इंडिया है, यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से अरब है, यहाँ से बाकी कंट्रीज हैं। लेकिन ओशन जो है
इसको इमीडिएटली कोई बाउंड्री नहीं होती, ये एक्सपेंशन है, वास्ट एक्सपेंशन या एक्सपेंशन ऑफ लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है। तो जो एक्सपेंड होगा, जिसको इमीडिएटली बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है, बहुत वाइड होगा, कोई बाउंड्री इमीडिएटली नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं ओशन। और बहुत बड़ा वाटर बॉडी है लेकिन उसको इमीडिएटली क्या है, बाउंड्री है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सी। दिस इज सी एंड दिस इज ओशन, ठीक है। तो दिस इज बेसिक, वॉल्केनो है, आतिशफशां पहाड़ है, वगैरह वगैरह, ये हमें आगे पढ़ने हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ज्योग्राफी को कि हम कहते हैं कि ये प्लेसेस हैं, ठीक है, जो अर्थ पर हैं, और रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। नहीं, स्टडी ऑफ प्लेसेस, स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशंस हैं, हाँ, या हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्लेस, उसी को हम नटशेल में कहते हैं ज्योग्राफी। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं कि सबसे पहले जो ज्योग्राफर्स थे, या मैं कहूँगा स्कॉलर्स रिगार्डिंग ज्योग्राफी जो है, वो कहाँ के थे। तो ऐसे नहीं बोलना कि वो ग्रीक्स के हैं बिकॉज द टर्म इज ग्रीक, नो। हाँ, इट इज ट्रू कि वो ग्रीक के ही थे, लेकिन इसकी बुनियाद पर आप नहीं कह सकते हो कि वो सारे ग्रीक के ही थे। हाँ, तो जो मैं कह सकता हूँ जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स जो हैं, दे आर द फर्स्ट स्कॉलर्स, या मैं कहता हूँ जोग्राफर्स, या मैं कहूँगा स्कॉलर्स, शॉर्ट में स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी। फर्स्ट स्कॉलर्स या फर्स्ट जोग्राफर्स जो थे ज्योग्राफी के, वो ग्रीक के ही थे। और सबसे पहले उनमें से जो सबसे पहला था वो था एरिस्टोस्थीन्स। एरिस्टोस्थीन्स, जो ये एरिस्टोस्थीन्स है, यही वो बंदा है जिसने ज्योग्राफी को कॉइन किया। याद रखना, ही इज द पर्सन, ही कॉइन्ड द टर्म, he coined the term geography। यही वो बंदा है जिसने टर्म को ही, ज्योग्राफी के टर्म को ही कॉइन किया, हाँ, और डिफाइन क्या किया, स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। यानी यही वो बंदा है एरिस्टोस्थीन्स जिसने कॉइन की क्या, टर्म ज्योग्राफी। और इसलिए हम इसको लिखते हैं इन्वर्टेड कामाज में। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि जो एरिस्टोस्थीनस हैं, वही वो पहला बंदा था जिसने कॉइन की थी वर्ड ज्योग्राफी, और उसी ने डिफाइन किया ज्योग्राफी को एज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। जिस तरह आप एक इंसान के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में जानते हो या पढ़ते हो, उसी तरह आपको एक ज्योग्राफी के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, वो डिटेल में पढ़ना है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। एंड ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द गाय, ठीक है भाई, उसको हम कहते हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। और उसने जो डेफिनेशन दी है, ये उसने दी है 3rd सेंचुरी में। भाई 3rd सेंचुरी इज द टाइम जब उस बंदे ने इस डेफिनेशन को दे दिया, ठीक है भाई। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। उसके बाद मॉडर्न आ गया, ठीक है भाई। तो मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न जो है, तो एक बंदे थे, उसका नाम था हार्टशोन। हार्टशोन वो अमेरिकन ज्योग्राफर थे, ठीक है भाई, अमेरिकन ज्योग्राफर थे हार्टशोन। तो उसने, हार्टशोन ने क्या कहा कि ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन करेंगे, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं ये एक फेमस मॉडर्न डेफिनेशन है, किसकी, हार्टशोन की। तो हार्टशोन एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। तो हार्टशोन ने ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो उसकी डेफिनेशन है वो आजकल बहुत एक्सेप्टेबल है, मानी जाती है, और वो कहा जाता है कि दैट्स अ मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को उसने क्या कहा, उसने कहा कि ज्योग्राफी जो है ये कंसर्न करती है, कंसर्न व्हाट, कंसर्न विथ accurately, orderly and rational description
एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है भाई। तो हार्टशू ने क्या कहा कि जो अमेरिकन जोग्राफर है उसने कहा कि जो जोग्राफी कंसर्न किससे करती है कि करते कंसर्न तीन, एक्यूरेटली, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, यानी जो भी फिजिकल फीचर है अर्थ सरफेस पर उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी पूरी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, सिर्फ तीन वर्ड्स का याद रखना जरूरी है, एक्यूरेटली, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जो है ये तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो ये था रिगार्डिंग बेसिक्स या इंट्रोडक्शन नहीं, तो मैं कहता हूँ कि जनरल ज्योग्राफी जो है उसको हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो कहाँ से लेके बिल्कुल ग्रीस से लेके यानी एरिस्टोस्थीन से लेके, हाँ, कहाँ तक, हार्टशून तक। आजकल भी बहुत सारे मॉडर्न जोग्राफर्स हैं, वो भी अपनी अपनी डिफिनेशन देते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल है वो हार्टशून की पहली मानी जाती है। ठीक है भाई। अब इसके अलावा क्या है ज्योग्राफी में, हम और क्या पढ़ते हैं कि जिससे जो हमारे सिलेबस में भी होगा, जो क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में और हम क्या पढ़ते हैं कि हम इसमें पढ़ते हैं एक चीज जिसको हम कहते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज यानी अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ का साइज कैसा है, जिस पर बहुत सारे थ्योरीज आए हैं। ठीक है, कोई कहता है कि इट इज स्फेरिकल, कोई कहता था इट इज राउंड। जो आजकल थ्योरीज आती हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो कहते हैं कि नहीं बाई इट्स फ्लैट। बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं, लेकिन जो भी हमारी बुक्स में आज तक लिखा है हम वही पढ़ेंगे, हम इधर उधर की थ्योरीज को नहीं देखते हैं। तो शेप एंड साइज के बारे में एक साइंस है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इज साइंस विच डील्स विथ एनी पर्टिकुलर थिंग्स, इस तरह बायोलॉजी एक साइंस है, वो अपनी चीज़ों से डील करती है। ठीक है भाई। फिजिक्स इज साइंस, वो अपनी चीज़ों से डील करती है। तो ज्योग्राफी इज आल्सो साइंस, ही अपने सब्जेक्ट से, अपनी चीज़ों से डील करती है। तो शेप एंड साइज के लिए भी और एक साइंस है, दैट इज कॉल्ड जियोडेसी। ठीक है भाई। जियोडेसी क्या है, ये भी एक साइंस है। ठीक है भाई। तो साइंस, जियोडेसी तो साइंस है, लेकिन ये क्या करता है, ठीक है, ये अटेम्प्ट करता है, ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है भाई, शेप एंड साइज ऑफ व्हाट, ऑफ अर्थ बाय सर्वेज। ये आपको याद रखना है भाई, बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है भाई। तो हम क्या कहते हैं कि जियोडेसी जो है ये भी एक साइंस है जो डिटरमाइन करती है, क्या, जो अटेम्प्ट करती है, डिटरमाइन करती है शेप एंड साइज ऑफ अर्थ बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये सर्वेज क्या होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक, यहां तक तो समझ में आया होगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं रिगार्डिंग ज्योग्राफी, जिन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है किसको, अर्थ को। तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखते हैं एक बंदा था, वो भी था ग्रीस का ही था, वो एरिस्टोटल। ठीक है भाई। तो एरिस्टोटल जो है ये पहला बंदा था कि जिस तरह आज आप बुक्स में पढ़ते हो कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, वो स्फेरिकल है। तो यही वो पहला बंदा था, फर्स्ट पर्सन था जिसने कहा कि जो शेप है किसकी, अर्थ की, वो क्या है, वो स्फेरिकल है। आईएएस में भी एक बार क्वेश्चन आया था 1996 में, आई थिंक, कि who was the first person who said that the shape of earth is spherical, so it's Aristotle. Again, Aristotle is from Greece. ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एटसेट्रा। तो उसके बाद और एक आया था, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन जो है उसने भी क्या कहा, फर्डिनेंड मैगेलन ने कहा कि नहीं जी, जो अर्थ है दैट इज राउंड। ठीक है भाई, अपनी थ्योरीज, इसने कहा कि नहीं ये जी ये स्फेरिकल है, इसने कहा कि नहीं जी ये स्फेरिकल नहीं, ये क्या है, ये राउंड है। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, आपने सुना होगा सर आइजैक न्यूटन। ठीक है भाई। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा
कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है कैन नॉट बी कंप्लीटली स्फेरिकल। भाई इसने कहा कि एरिस्टोटल ने कहा कि इट इज स्फेरिकल, ठीक है, और फर्डिनेंड मैगेलन ने कहा कि इट इज राउंड। फिर उसके बाद आ गए थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा 1687 में कि ये जो अर्थ है जो आप शेप बोलते हो कि ये स्फेरिकल है, ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कंप्लीटली अगर स्फेरिकल नहीं तो फिर क्या है, तो उसने यही कहा कि ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं हो सकती। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न थ्योरी जो नई नई आई है वो कहते हैं कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है इट इज मोर स्फेरिकल देन द थिंग्स विद विच वी कम इनटू कांटेक्ट इन आवर डेली लाइव्स। यानी जो हमारी अर्थ है वो और ज्यादा स्फेरिकल है उन चीजों से, उन ऑब्जेक्ट से जिनके हम हर रोज उनके साथ हम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है, ये कितनी स्फेरिकल है, प्रॉपर स्फेरिकल है। लेकिन इनसे भी ज्यादा स्फेरिकल है जो है वो हमारी अर्थ है, जो आजकल की मॉडर्न थ्योरीज कहती है। तो लेकिन न्यूटन ने खुद क्या कहा कि इट कैन नॉट बी कंप्लीटली स्फेरिकल। उसके बाद क्या हुआ कि जो आजकल जो माना जाता है दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट इज जियोइड, ठीक है भाई। इस ओ को एक बार इसके साथ पढ़ो, ओ को एक बार इसके साथ पढ़ो, तो जियो का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको बोला अर्थ, ऑइड का मतलब होता है शेप। तो क्या मतलब इसका, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, यानी जियोइड का मतलब होता है शेप ऑफ अर्थ। तो क्या मतलब है इसका, शेप ऑफ अर्थ, या मैं लिख सकता हूं यूनिकली अर्थ लाइक। कैसी, जैसी जमीन है। अब जमीन कैसी है, तो जियोइड का आप लिख सकते हो इट इज द एवरेज स्फीयर थ्रू द मीन हाइट and mean depth from average mean sea level। क्या है, it is the average sphere through the mean height and mean depth from average mean sea level। तो अगर आपको ये शेप बनानी होगी तो फिर आप कैसे बनाएंगे। देखो भाई ये तो डेफिनेशन है किसकी, जियोइड की, लेकिन फिर कैसे हमें समझ में आ जाएगा कि एवरेज का मतलब क्या है यहाँ पर। तो एवरेज का मतलब ये है कि आपको ये ऐसे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ये है दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या है, देखो भाई अर्थ के ऊपर पहाड़ है, देखो भाई ये 2D है तो इसलिए ऊपर, नहीं पहाड़ जो है ये ऐसे है, इस पर पहाड़ है, तो कहीं पर क्या है, कहीं पर समंदर है, कहीं कुछ और फिजिकल फीचर है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, पहाड़ है, कहीं कुछ और है। यानी जो भी मैंने बाहर से दिखाया ये इसके ऊपर है, जो भी मैंने यहाँ अंदर ड्रॉ किया ये ज़मीन के अंदर है। यानी ये वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है। इट कुड बी सी, इट कुड बी एनी ओशन, इट कुड बी एनी रिवर। तो ये कोई माउंटेन है, ये कोई पहाड़ है या कुछ और हिल है। तो जो मैंने आपको बाहर दिखाया ये असल में इसके ऊपर है, और जो मैंने अंदर की तरफ दिखाया ड्रॉ किया ये ज़मीन के अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ ओशन, इन द फॉर्म ऑफ सीज। तो ये जो शेप है इसी को हम कहते हैं जियोइड, जो आजकल मानी जाती है। ओके, ये तो समझ में आया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको अभी कहा था कि जो जियोडेसी है उसमें मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया। तो जो आज मानी जाती है कि जो अर्थ जो है हम कहते हैं इट इज स्लाइटली मिसशेप्ड। हम कहते हैं कि जो अर्थ है ये स्लाइटली मिसशेप्ड है। ये मिसशेप्ड क्या होता है कि इसका मतलब है कि प्रॉपर शेप में नहीं है। प्रॉपर शेप का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मैथ्स में सर्कल पढ़ते हो, जैसे कि आप मैथ्स में स्क्वायर पढ़ते हो, मैथ्स में आप रेक्टेंगल पढ़ते हो, मैथ्स में आप ट्रायंगल पढ़ते हो, रोम्बस पढ़ते हो वगैरह एक्सेट्रा। तो ये प्रॉपर शेप में है। तो हम कहते हैं कि जो अर्थ है ये मिस शेप्ड है, यानी प्रॉपर शेप में नहीं, यानी इन जैसा ये है ही नहीं जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। अगर ये स्लाइटली मिस शेप्ड है तो फिर कैसी है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 ये स्लाइटली मिस शेप्ड क्यों है, दो चीज़ें हैं। अगर ये स्लाइटली मिस शेप्ड है तो कैसे है, इसकी शेप कैसी है। दूसरा पॉइंट, ये क्यों स्लाइटली मिसशेप्ड है, इसमें कोई प्रॉपर शेप क्यों नहीं है। इसके लिए दो चीजें हैं। एक चीज कि ये मिसशेप्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई,
अर्थ जो है वो रोटेट करती है, उसकी वजह से इसकी शेप प्रॉपर नहीं है। दिस इज द आंसर। अब फिर रोटेशन का हमें देखना है कि रोटेशन कैसे करती है। रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहला पॉइंट, ये मिस शेप्ड क्यों है, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन कैसे अर्थ करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉपर शेप होती। अब इसकी रोटेशन की वजह से अर्थ की जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रहती है। अगर कोई भी चीज हम घुमा लेते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, यानी यहां से ही यहां जाती है वेस्ट टू ईस्ट, और यह हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है भाई। अब क्या होता है, इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि एक तो मैंने बोला कि ये मिसशेप्ड क्यों है, तो क्यों है मिसशेप्ड, बिकॉज ऑफ रोटेशन। जो दूसरा पॉइंट है फिर कैसी है ये, देखो भाई कैसी है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पर ही आएगा कि दूसरा हमें देखना है इसमें नंबर 1, दूसरे में क्यों कैसी है, क्यों है तो रोटेशन, कैसी है तो उसमें दूसरा वाला क्या आएगा दूसरे के अंडर, कि स्लाइटली मिसशेप्ड, या स्लाइड में कहूंगा बल्ज्ड एट इक्वेटोरियल डायमीटर। यानी जब अर्थ जो है जब ये घूमती है, ठीक है, जब ये घूमती है कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है। ओके, तो जब ये ऐसे घूमती है, घूमने की वजह से क्या होता है कि साइंस भी कहती है कि अगर आप एक बैलून को फूंक भरोगे, उस बैलून में पानी भरोगे, ठीक है, तो फिर ऊपर और नीचे पकड़ोगे और उसको स्पीड से घुमाओगे, बहुत स्पीड से, जिस स्पीड से अर्थ घूमती है उसी स्पीड से उसको भी घुमाओगे। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ फास्ट स्पीड से हम घुमाएंगे उसको। जब आप उसको फास्ट स्पीड से घुमाते हो तो जो उसमें पानी आपने अभी भरा था फूंक भरने से पहले, वो पानी कहाँ रहेगा, साइंस सेज इट विल बी ऑलवेज एट द सेंटर जब आप उसको घुमाओगे। लेकिन कौन सा सेंटर, एक सेंटर तो ये हो गया, एक सेंटर हो गया जो वॉल का सेंटर होगा, क्या वॉल पर वो रहेगा या इधर वाले खाली स्पेस में रहेगा, तो साइंस सेज कि ये वॉल पर सेंटर, वॉल के सेंटर पर रहेगा। जब आप उसको घुमाओगे जो अंदर का पानी जो है वो सेंटर में उसको पुश करेगा, धक्का देगा, तो वहां पर वो बल्ज होगा। यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ सेंटर पर, इक्वेटर पर वो बल्ज हो जाती है। ठीक है, तो बल्ज कितना होती है, 12,757 किलोमीटर जो है वहां पर बल्ज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं जो इस दूसरे के सेकंड के अंडर सेकंड पॉइंट, स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोलर डायमीटर, वो कितना है 12,714 किलोमीटर जो है वो पोलर डायमीटर है, और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो कितना है 12,757। तो इक्वेटर पर ज्यादा है। तो क्यों इक्वेटर पर ज्यादा है, जो मैंने आपको भी समझाया था कि जो बैलून जो है वो पानी जो उसमें हम रखते हैं तो वो सेंटर पर रहेगा। तो जो लैंड मास है हमारा और जो वाटर बॉडी है, जब ये घूमती है तो सेंटर में ये बल्ज हो जाती है। जब कोई चीज बीच में बल्ज हो जाएगी तो ऊपर और नीचे वो तंग, ये नजदीक आ जाएंगे। तो सेम हैपेंस विद आवर अर्थ कि बीच में ये वाइड हो जाती है और नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में नजदीक आते हैं। तो कितना नजदीक आते हैं हम इसमें देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगी 43 किलोमीटर। तो कितना ये वाइड है और कितना ये नजदीक है, 43 किलोमीटर इज द टोटल डिफरेंस। अब अर्थ कैसी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक द डायग्राम हियर, ठीक है भाई, ये हमारी अर्थ है। तो मुझे लगता है कि ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब मैं छोटा ही बना रहा हूं। ये अर्थ है, तो ये सेंटर में ये बालिज है, पोल टू पोल क्या है ये फ्लैटेंड है। यानी ऐसे 12,714 है, ऐसे ही 12,757 किलोमीटर हैं। तो टोटल डिफरेंस कितना है 43। तो ये है हमारी शेप अर्थ की, सेंटर में क्या है बल्ज है और पोल टू पोल क्या है ये फ्लैटेंड है। अब हम इसको ऐसे भी देखो, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि इसको हम कहते हैं एक्सीज, लेकिन ये छोटा वाला है ये बड़ा वाला है, इसको हम कहते हैं माइनर एक्सीज, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सीज। ठीक है भाई।
अब क्या है, मैंने अभी कहा था कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे करके वो घूमती है। क्वेश्चन ये आएगा, क्या अर्थ रोटेट करती है अराउंड मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस? ठीक है, अगर अर्थ ऐसे घूमती तो इसको सेंटर बनाती, ऐसे घूमती तो इसको सेंटर बनाती, लेकिन अर्थ ऐसे घूमती है तो इसको सेंटर बनाती है। आप इसको एक बार घर में प्रैक्टिस करना। ये सेंटर है, ये भी सेंटर है। अगर अर्थ ऐसे घूमती, ठीक है, तो ये सेंटर बनती, तो हम कहते थे इट रोटेट्स अराउंड मेजर एक्सिस। मगर अर्थ ऐसे है तो अर्थ ऐसे घूम रही है। जब अर्थ ऐसे घूम रही है ये सेंटर बन रहा है, ठीक है, अर्थ ऐसे घूम रही है ये सेंटर बन रहा है। तो जब ये सेंटर बनेगा तब आंसर क्या होगा हमारा, अर्थ रोटेट्स अराउंड माइनर एक्सिस। तो दिस इज द आंसर। ये एक बार क्वेश्चन आया था। आई होप कि यहां तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वीडियोस जो हैं, बाकी क्लास जो हैं, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।